सो हेलो हे हाय, हम लोग एमआरआई के बेसिक प्रिंसिपल से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर एंड इसमें 4 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन गेटिंग एन एमआर इमेज। एक एमआर इमेज को पाने के लिए 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्लेसिंग द पेशेंट इन द मैग्नेट में एंड सेंडिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स बाई कॉइल से रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स सेंड करेंगे। देन रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम द पेशेंट्स बाई कॉइल। तो फिर उसके बाद जब रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स दी गई पेशेंट्स को, उसके बाद रिसीव की जाएंगी सिग्नल्स फ्रॉम द पेशेंट्स से जो कि कॉइल से आ रही हैं। पेशेंट रिसीव करेगा सिग्नल्स को एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिग्नल्स इनटू इमेज बाय कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर्स। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होगा कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स का जो कि इमेज में जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग होता है इन द computers में। And now let's understand the steps at molecular level. And present MR imaging is based on proton imaging. Proton is positively charged particle in nucleus of every atom. प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम होता है, मतलब चार्ज पार्टिकल होता है और ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। एक एटम के न्यूक्लियस में सिंस हाइड्रोजन आयन हैज़ ओनली 1 पार्टिकल होता है जो कि प्रोटॉन होता है एंड इट इज़ इक्वलेंट टू ए प्रोटॉन के बराबर ही समझ सकते हैं इसको। एंड मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स ऑन एमआर इमेजेस कम्स फ्रॉम वाटर मोलिक्यूल दैट आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। एंड एमआर में जो मोस्टली सिग्नल्स आते हैं और इमेजेस आती हैं वो फ्रॉम द वाटर मोलिक्यूल से आती हैं। वाटर मोलिक्यूल जो कि मोस्टली कंपोज्ड होता है किसका? हाइड्रोजन से। सो हाउ डू प्रोटॉन्स हेल्प इन एमआर इमेजिंग? तो प्रोटॉन्स कैसे हेल्प करते हैं एमआर इमेजिंग में, देख लेते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड इसमें रोटेटरी मूवमेंट होता है जिसको स्पिन कहते हैं। एंड एनी मूविंग चार्ज, और कोई भी जो मूविंग चार्ज होता है जनरेट करता है करंट को। एंड एवरी करंट हैज ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। देखिए जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड इसमें रोटेटरी मूवमेंट होता है जिसको स्पिन कहते हैं। एनी मूविंग चार्ज जो कि जनरेट करता है करंट को एंड एवरी करंट हैज़ ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सो एवरी स्पिनिंग प्रोटॉन हैज़ ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो इसी वजह से एवरी स्पिनिंग प्रोटॉन हैज़ ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है अराउंड इट एंड ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसी वजह से इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। सो नॉर्मली द प्रोटॉन्स इन ह्यूमन बॉडी आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मूव रैंडमली इन एनी डायरेक्शन। तो नॉर्मली जो प्रोटॉन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हैं रैंडमली इन एनी डायरेक्शन व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो पेशेंट जो प्लेस्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड में उसमें रैंडमली मूविंग प्रोटॉन्स अलाइन हो जाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से अलाइंड हो जाते हैं एंड दियर मैग्नेटिक मूवमेंट भी अलाइन हो जाता है एंड स्पिन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर वो स्पिन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एंड सम ऑफ देम अलाइन पैरेलल होते हैं, कुछ उसमें से पैरेलल अलाइन हो जाते हैं एंड कुछ एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कुछ पैरेलल अलाइंड हो जाते हैं, कुछ एंटी पैरेलल। एंड फिर व्हेन ए प्रोटॉन अलाइंस अलोंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉट ओनली इट रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ। जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड हो जाते हैं तो फिर प्रोटॉन मतलब नॉट ओनली वो सिर्फ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है और फिर बट आल्सो इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव्स फ्रॉम ए कोन। एक तो वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है बट उसकी एक्सिस जो होती है रोटेशन वो मूव करती है फॉर्म करती है कोन टाइप का, फॉर्मिंग ए कोन एंड दिस मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए प्रोटॉन इज कॉल्ड ए प्रिसिशन। और इस टाइप के रोटेशन को प्रोटॉन के इसको बोलते हैं प्रिसिशन।
and the number of precession of a proton per second is called precession frequency। और एक सेकेंड में प्रोटॉन कितने प्रेसेशंस करता है, इसी संख्या को प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड ये किस चीज़ में मीजर होता है, ये हार्ट्ज में मीजर होता है। एंड प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंड जो प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। एंड स्ट्रॉन्गर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हायर द प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी। तो जितना ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी होगी। एंड दिस इज़ द रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड बाय लार्मर इक्वेशन। सो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू गामा बी नॉट, जिसमें कि ओमेगा नॉट क्या है, प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, एंड बी नॉट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला। एंड ये गामा जो है ये है गायरोमैग्नेटिक रेशियो विच इज़ पर्टिकुलर न्यूक्लियस विच इज़ स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर न्यूक्लियस। गायरोमैग्नेटिक रेशियो पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होता है। एंड प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है हाइड्रोजन प्रोटॉन की वो 1.5 एंड 3 टेस्ला पे अलग अलग होती है। 1 टेस्ला पे होती 42 एंड 1.5 टेस्ला पे होती 64 हर्ट्ज एंड 3 टेस्ला पे होती है 128 हर्ट्ज। तो 1 का याद रखेंगे, बाकी सब याद हो जाएगा। 1 पे 42 हर्ट्ज, अरे हाँ 42 हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज होती है। अब यहाँ पे देख लें प्रेसेशन फ्रीक्वेंसी कैसे ये करता है। ये अपनी एक्सिस पे रोटेशन ऑफ प्रोटॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कैसे प्रोटॉन अपनी रोटेशन कर रहा है एक्सिस पे। तो ये जब ये सपोज प्रोटॉन है एंड ये ऐसे अपने एक्सिस पे ही रोटेशन जब कर रहा है उसी पे, तो उसको बोलेंगे स्पिन एंड प्रेसेशन। और ये ऐसे एक कोन टाइप फ्रेम करता है और इसी को जब एक सेकेंड में कितने बार करता है इसी की काउंटिंग को प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्पिन इज द रोटेशन ऑफ प्रोटॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस while precession is rotation of the axis itself under the influence of external magnetic field such that it forms a cone। जैसे कि ये एक कोन फॉर्म करता है। एंड प्रेसेशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑफ द हाइड्रोजन एट 1.5 एंड 3 टेस्ला पे कितनी होती है, 42, 64 एंड 128 मेगा हर्ट्ज होती है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जब प्रोटॉन अलाइन करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होता है, फॉर द ओरिएंटेशन इन स्पेस कंसीडर XYZ एक्सिस सिस्टम। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द जेड एक्सिस सिस्टम। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टेड होता है अलॉन्ग द जेड एक्सिस एंड कन्वेंशनली द जेड एक्सिस इज द लॉन्ग एक्सिस। जेड एक्सिस जो होता है वो लॉन्ग एक्सिस होता है ऑफ द पेशेंस एज वेल एज बोर ऑफ द मैग्नेट। एंड प्रोटॉन्स अलाइन करते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। प्रोटॉन्स पैरेलल एंड एंटी पैरेलल दोनों तरीके से अलाइन करते हैं अलॉन्ग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स ऑफ जेड एक्सिस। सो फोर्सेस ऑफ प्रोटॉन्स ऑन नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स कैंसिल ईच अदर। तो इस तरीके से नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड पे जो फोर्सेस लगाएंगे प्रोटॉन तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हाउएवर देयर आर ऑलवेज मोर प्रोटॉन्स स्पिनिंग ऑन द पॉजिटिव साइड और पैरेलल टू जेड एक्सिस देन नेगेटिव साइड। So after cancelling each other forces, there are a few protons on positive sides that retain their forces. So forces of these protons add up together to form a magnetic vector along the z-axis। तो फिर ये जो प्रोटॉन्स बचेंगे वो एक दूसरे को
फॉर्म करते हैं मैग्नेटिक वेक्टर अलॉन्ग द जेड एक्सिस में, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन, इसी को बोलते हैं। तो चलो देख लेते हैं। So longitudinal magnetization thus formed along the external magnetic field cannot be measured directly, measure नहीं कर सकते। For the measurement it has to be transverse, और measurement के लिए इसको transverse होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं longitudinal magnetization, ये along the z axis होता है। इसमें देख लीजिए, इसमें जैसे कि ये मोर प्रोटॉन्स प्रीसेस करते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ द जेड एक्स, पॉजिटिव साइड में ज़्यादा प्रोटॉन्स प्रीसेस कर रहे हैं, नेगेटिव साइड में है सभी मोस्टली अब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो एक दो कुछ फ्यू प्रोटॉन्स बचे हैं जेड एक्सिस में, वो आफ्टर कैंसिलिंग फ्यू रिमेन्स अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड साइड, एंड फिर इसके बाद फोर्सेस एड अप होंगे टू फॉर्म करने के लिए, फिर जो बचे थे वो एड अप हो जाएंगे एंड फॉर्म करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन अलॉन्ग द जेड एक्सिस। सो दिस इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन, और इसको मेजर नहीं कर सकते, मेजर करने के लिए इसको ट्रांसवर्स होना पड़ेगा। सो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, सो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन देख लेते हैं क्या होता है। When patience is placed in the magnet, longitudinal magnetization is formed along the z-axis, and the next step is to send radio frequency. जब पेशेंट को हम लोग रखेंगे बोर में तो फिर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन होगा, और ये किस एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस में होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रेडियो फ्रिक्वेंसी सेंड की जाएंगे, एंड द प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स पिकअप करेंगे सम एनर्जी फ्रॉम द रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स। प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पिकअप करेंगे सम एनर्जी फ्रॉम द रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस, and some of these protons go to higher energy levels and start precessing anti-parallel। तो जो क्या होता है, कुछ प्रोसेसिंग प्रोटॉन्स होते हैं वो पिकअप करेंगे कुछ एनर्जी फ्रॉम द रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स से, एंड फिर ये प्रोटॉन्स जाएंगे हायर एनर्जी लेवल में, स्टार्ट करेंगे प्रोसेसिंग, एंटी पैरेलल हो जाएंगे एंड अलॉन्ग negative side of the z axis में, and the imbalance results in the tilting of the magnetization and into transverse xy plane में, और इस imbalance की वजह से एक मैग्नेटाइजेशन होता है जो कि ट्रांसवर्स होता है एक्स वाई प्लेन में, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। एंड इन शॉर्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस काज करती हैं टिल्टिंग ऑफ द मैग्नेटाइजेशन इनटू द ट्रांसवर्स प्लेन, और मतलब मेनली रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस जो भेजते हैं उसकी वजह से जो प्रोटॉन्स होते हैं उसमें एनर्जी आती है, फिर वो प्रीसेशन करने लगते हैं, इसके बाद उसमें हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, फिर प्रोसेस करते हुए एंटी पैरेलल हो जाते हैं, और एंटी पैरेलल होने की वजह से नेगेटिव साइड ऑफ द जेड एक्सिस में चले जाते हैं, इसकी वजह से इम्बैलेंस होता है जिससे टिल्टिंग और मैग्नेटाइजेशन होता है, और उसी वजह से ट्रांसवर्स एक्स वाई प्लेन में ये प्रीसेस करते हैं, और इसी वजह से ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होता है। एंड प्रीसेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी सेम एज रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, प्रीसेसर फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन्स की सेम होनी चाहिए एज द रेडियो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फॉर द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टू अकर बिटवीन प्रोटॉन्स। तो प्रीसेसर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, प्रोटॉन की सेम होनी चाहिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स के साथ, पल्स frequency for the exchange of the energy to occur between protons and RF pulse. So when RF pulse and protons have the same frequency, protons जब RF pulse और protons में same frequency protons होते हैं, जब देखिए क्या होता है कि RF pulse frequency exchange के लिए एनर्जी अकर होता है between protons and RF pulse। RF pulse and protons में जब सेम एनर्जी सेम फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन्स होते हैं तो सेम फ्रीक्वेंसी प्रोटॉन्स कैन पिकअप एनर्जी फ्रॉम द RF पल्स, वो पिकअप कर सकते हैं एनर्जी फ्रॉम द RF पल्स, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस, जो रेजोनेंस मीन्स R of MRI, एंड
MRI में जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. So RF pulse not only cause protons to go higher energy level but also make them precise and step and in phase synchronously. एंड मतलब RF पल्सेस एक तो प्रोटॉन्स को हायर एनर्जी लेवल्स में जाने के लिए भी कारण होती हैं, दूसरा प्रीसेस करने के लिए भी एंड इन फेज में भी रहने के लिए भी कारण होती हैं. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बना हुआ है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के बारे में. ये देखिए ये ऑलरेडी जेड एक्सिस में क्या था, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, एंड एक्स वाई एक्सिस में आएगा जो जब उसमें इम्बैलेंस टिल्टिंग होगी ड्यू टू RF पल्सेस की वजह से, तो एक्स वाई एक्सिस में भी आ जाएगा ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन. एंड RF यहाँ पे देखिए RF पल्सेस सेंड की गई 90 डिग्री पे, तो एक्स वाई एक्सिस पे टिल्टिंग ऑफ द एनर्जी हुई. इसके बाद ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इम्बैलेंस की वजह से फॉर्म करेंगे. लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इसमें डिक्रीज हुआ, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हुआ एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन फॉर्म हो जाता है and no longitudinal magnetization component remained. So magnetization vector is flipped in the transverse plane by the 90 degree radio frequency pulse. Okay, so MR signals. तो MR सिग्नल्स के बारे में देख लेते हैं. ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर हैज़ ए प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी. इट कॉन्स्टेंटली रोटेट्स एट लार्मर फ्रीक्वेंसी इन द ट्रांसवर्स प्लेन एंड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट वाइल डूइंग सो. तो जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है वो प्रिसेशन फ्रीक्वेंसी होता है एंड इट कॉन्स्टेंटली रोटेट करते हैं एट द लार्मर फ्रीक्वेंसी इन द ट्रांसवर्स प्लेन एंड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. देखिए क्या होता है, ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर प्रिसेशन फ्रिक्वेंसी होती है उसमें एंड इट कॉन्स्टेंटली रोटेट करती है लार्मर फ्रिक्वेंसी से इन द ट्रांसवर्स प्लेन में एंड इंड्यूस करती है इलेक्ट्रिक करंट वाइल डूइंग सो. एंड द रिसीवर रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल रिसीव करती दिस करंट एज MR सिग्नल के तौर पे एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन. जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन एंड MR सिग्नल्स आर द ट्रांसफॉर्म्ड इनटू MR इमेज बाय कंप्यूटर्स यूजिंग मैथमेटिकल मेथड्स सच एज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. एंड जो MR सिग्नल्स होते हैं आर ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं इनटू MR इमेज बाय द कंप्यूटर्स यूजिंग मैथमेटिकल मेथड्स सच एज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिवीजन. सो बेसिक जो 4 स्टेप्स होते हैं MR इमेजिंग में वो होते हैं पेशेंट प्लेस्ड इन द मैग्नेट, ऑल रेंडमली मूविंग प्रोटॉन्स इन द पेशेंट्स बॉडी अलाइन करते हैं एंड प्रीसेस करते हैं अलॉन्ग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन इज फॉर्म्ड अलॉन्ग द जेड एक्सिस एंड RF पल्स फिर सेंड की जाएंगी एंड प्रीसेसिंग प्रोटॉन्स पिकअप करेंगे एनर्जी फ्रॉम द RF पल्स टू गो हायर एनर्जी लेवल्स एंड प्रीसेस इन फेज with each other. So this results in the reduction of longitudinal magnetization and formation of the transverse magnetization in XY plane and इस तरीके से होता है. तो RF पल्सेस स्विच ऑफ अगर कर देंगे, अगर RF पल्सेस स्विच ऑफ कर दी गई, पहले ये ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन चल रहा है, जेड एक्सिस में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होता है, तो RF पल्सेस अगर स्विच ऑफ कर दी गई तो सिग्नल्स इन रिसीवर कॉइल फिर ये फिर से XY एक्सिस के बीच ZY एक्सिस के बीच में आ जाएंगे. ओके, तो सिग्नल्स इन रिसीवर कॉइल ऐसे जाएंगे एंड यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई, ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन वेक्टर स्टार्ट रिड्यूसिंग इन इट्स मैग्नीट्यूड इमीडिएटली आफ्टर इट्स फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द डिफेजिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन स्टार्ट्स ग्रेजुअली increasing in its magnitude and the resultant net magnetization vector NMV formed by addition of these two longitudinal magnetization and
transverse magnetization vector gradually moves from the transverse xy plane into vertical z axis. So along the net magnetization, as long as the net magnetization vector is in the transverse plane में रहेगा, it produce करेगा current in the receiver coil. So the current is received by the coil as MR signal, और वो करंट जो रिसीव किया जाएगा बाय द कॉइल उसको कहेंगे एमआर सिग्नल. सो एमआर सिग्नल इज रिसीव्ड, जो तीसरा स्टेप है एमआर सिग्नल रिसीव होगा. ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वेक्टर प्रीसेस करेंगे इन द ट्रांसवर्स प्लेन एंड जनरेट करेगा करंट, एंड दिस करंट इज रिसीव्ड एज सिग्नल बाय आरएफ कॉइल. इसके बाद क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा. MR signal received by the coil is transformed into image by complex mathematical process such as Fourier transformation by computers. And now the localization of the signals. So three more magnetic fields are superimposed on the main magnetic field along x, y and z axis to localize from where the body signals are coming. देखिए 3 और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो कि सुपर इम्पोज होते हैं ऑन द मेन मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्स वाई जेड एक्सेस टू लोकलाइज करने के लिए वेयर द बॉडी सिग्नल्स आर कमिंग, एंड दीज मैग्नेटिक फील्ड्स हैव ए डिफरेंट स्ट्रेंथ इन वेरिंग लोकेशन. हेंस these fields are called gradient fields and simply gradients, and the gradient field are produced by coils called as gradient coils. तो देखिए क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसमें डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है इन द वेरिंग लोकेशन. हेंस दीज फील्ड्स आर कॉल्ड कहलाते हैं ग्रेडियंट फील्ड या फिर सिंपली ग्रेडियंट्स कहते हैं. एंड ग्रेडियंट फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय द कॉइल्स जिनको कहते हैं gradient coils. And the three gradients are slice selection gradient, phase encoding gradient, frequency encoding gradient. Slice selection gradient, phase encoding gradient and frequency encoding gradient. Readout gradient. Slice selection gradient. Slice selection gradient has gradually increasing magnetic field strength from one end to another. It determines slice selection gradient जो होता है वो gradually increase करता है धीरे धीरे magnetic field strength के साथ from one end to other, and ये determine करता है the slice position को, and slice thickness is determined by the bandwidth of the RF pulse, and bandwidth is the range of frequencies. Wider the bandwidth, thicker is the slice. देखिए जो क्या होता है ये डिटरमाइन स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट डिटरमाइन करता है स्लाइस पोजीशन को, एंड स्लाइस थिकनेस जो डिटरमाइन होती है बाय द बैंडविड्थ के द्वारा ऑफ द आरएफ पल्स. एंड बैंडविड्थ क्या होती है इज द रेंज होती है ऑफ फ्रीक्वेंसीज. वाइडर द जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उतनी ही थिकर होगी स्लाइस. एंड फेज इनकोडिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग phase encoding and frequency encoding gradients. So these gradients are used to localize the point in a slice from where signals are coming. देखिए जो फेज इनकोडिंग एंड फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट होते हैं वो यूज होते हैं लोकलाइज करने के लिए पॉइंट इन द स्लाइस वेयर द सिग्नल्स कमिंग, एंड दे आर अप्लाइड perpendicular to each other and perpendicular to the slice selection gradient. And typically for transverse or axial sections following are axis gradients applied even though x and y axis can be varied. टिपिकली जो ट्रांसवर्स एंड एक्सियल सेक्शंस होते हैं वो ऐसे एक्सेस होते हैं जो कि ग्रेडियंट्स के साथ होते हैं, इवन दो एक्स एंड वाई एक्सेस कैन भी वेरीड किए जा सकते हैं. 1.4 टेस्ला, 1.45 टेस्ला and 1.5 टेस्ला, 1.55 टेस्ला and 1.6 टेस्ला. स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट तो इस तरीके से होता है. और इसमें इमेज इस तरीके से फॉर्म्ड होती है, फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट एंड फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट. सो फ्रीक्वेंसी एंड फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट
तो जेड एक्सिस जो होता है वो स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट होता है। जेड एक्सिस क्या काम करता है? स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट का। वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट का। एक्स एक्सिस फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट का काम करती है। एंड इन ए यूजुअल सीक्वेंस स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट इज टर्न्ड ऑन एट द टाइम ऑफ आर एफ बस। तो यूजुअल सीक्वेंस जो होता है स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट टर्न ऑन किया जाता है एट द टाइम ऑफ आर एफ बस। एंड फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट जो होता है टर्न ऑन किया जाता है फॉर ए शॉर्ट टाइम आफ्टर स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट के बाद। एंड फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग और रीड आउट ग्रेडियंट इज ऑन इन द एंड ऑफ द टाइम of signal reception. So information from all three axes is sent to the computer to get the particular point in that slice from which the signal is coming। और इन्फॉर्मेशन जो होती है तीनों एक्सेस से सेंड की जाती है कंप्यूटर को, जो कि पर्टिकुलर पॉइंट से स्लाइस पे दी जाती है फ्रॉम द सिग्नल इज कमिंग। जहाँ जहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से। जेड एक्सिस स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट होता है, वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट होता है, एंड एक्स एक्सिस फेज इनकोडिंग ग्रेडियंट होता है। एंड वाई प्रोटॉन्स ओनली, हम लोग इसके लिए सिर्फ प्रोटॉन्स क्यों यूज करते हैं? Other substances can also be utilized for MR imaging. The requirements are the nuclei should have the spin, पहली बात तो स्पिन करता हुआ होना चाहिए, should have odd number of protons within them, और उसमें odd numbers of the protons होने चाहिए। and hence theoretically 13 carbon, 19 fluorine, 33 sodium, 31 phosphorus can be used for MR imaging। and hydrogen atom has only one proton, हाइड्रोजन एटम में सिर्फ वन प्रोटॉन होता है। एक तो उसमें स्पिन होना चाहिए, दूसरा ऑड नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स होना चाहिए, जैसे कि 13 कार्बन, 19 फ्लोरीन एंड 23 सोडियम, 31 फास्फोरस, ये सब यूज किए जा सकते हैं हमारे इमेजिंग के लिए। एंड एब्यूडेंस भी होनी चाहिए। जब हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, हेंस हाइड्रोनियम आयन इज इक्वलेंट टू द प्रोटॉन। सो हाइड्रोजन आयन्स आर प्रेजेंट इन एब्यूडेंस में होते हैं इन बॉडी वाटर, क्योंकि बॉडी में वाटर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है। एंड हाइड्रोजन आयन गिव्स बेस्ट एंड मोस्ट इंटेंस सिग्नल्स अमंग ऑल न्यूक्लियाई। तो हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं वो बेस्ट एंड मोस्ट इंटेंस सिग्नल्स देते हैं अमंग ऑल न्यूक्लियाई। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे T1 T2 एंड T2 रिलैक्सेशन एंड इमेज वेइंग। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर।